चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। और आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में जो आपके 4-5 चैप्टर जो भी हैं, ठीक है, उनका आज से लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लाइट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी सारा डिटेल में कवर करेंगे हर चैप्टर को जो जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैथ के लिए मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो बन ही रही है, और साथ ही साथ फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये पहला लेक्चर है फिजिक्स पूरे सब्जेक्ट का, ये पहला लेक्चर है 10th की फिजिक्स का, और इस लेक्चर को हम लोग लाइट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो लाइट से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो भी टीचर्स होते हैं वो लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखेंगे हम लोग कि लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट एक बड़ा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लाइट से ही शुरू करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते रहें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर लेक्चर वाइज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उसी में आप लोग सारी डिटेलिंग कर सकते हैं। ये पहला लेक्चर है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है लाइट। ठीक है, तो पहला लेक्चर होने के लिए, मतलब पहला लेक्चर ये जो चल रहा है, इसमें हम लोग बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, बेसिक बातें इसलिए करेंगे कि डायरेक्ट एकदम मेन टॉपिक पे आ जाएं या पूरी डिटेलिंग जो है पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाने लग जाए तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे, ये पहले लेक्चर को हल्का रखेंगे। ठीक है, थ्योरी रखेंगे और देखेंगे कि कितना पॉसिबल हो सकता है, कितना कैसा रिस्पॉन्स वगैरह आता है, उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला टॉपिक जो हमारा है ये लाइट है। ठीक है, आपका 10th में ये चैप्टर लाइट 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और एक है रिफ्लेक्शन एक पार्ट है और एक आपका रिफ्रैक्शन है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और ह्यूमन आइज जो है वो आपका अलग से एक चैप्टर है, वो भी लाइट से ही रिलेटेड है लेकिन वो चैप्टर सेपरेट है। ठीक है, तो इस लाइट चैप्टर में हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में और एक रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी अलग चीज़ें हैं पढ़ने को, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में भी अलग चीज़ें हैं पढ़ने को, और ह्यूमन आइज तो पूरा सेपरेट आपका चैप्टर हो जाता है। उसमें बेसिकली आपको आई कैसे वर्क करती है, सराउंडिंग में लाइट कैसे काम करती है, आसमान नीला क्यों दिखता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ क्या कहते हैं कलर्स कैसे होते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन वगैरह है, ये सब आपको उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो लाइट है। लाइट ही हेडिंग डाली है, अभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हेडिंग नहीं डाली है क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ लाइट लिखा हुआ है लाइट चैप्टर की। आज हम लोग बेसिक समझेंगे, लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट क्या होती है, कैसे इसको स्टडी किया गया, क्या नेचर होता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोग समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि लाइट होती क्या है। ठीक है, लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, इसका सबसे आंसर आपका क्या है, बेस्ट आंसर है लाइट इज ए एनर्जी। लाइट क्या है बेटा, एनर्जी। देखो मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसी तरह से जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा रहेगा उसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। बाकी नोट्स जो है, ठीक है, नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हम लोग लिंक अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप जो है टाइप नोट्स, जो पूरी डिटेल में टाइप नोट्स रहेगी वहाँ से आप ले लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, नोट्स बनाने वगैरह की टेंशन ना रहे। और हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा भी तो जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो लाइट क्या होती है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है लाइट, एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, बेसिक चीज है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्म में से एक फॉर्म है लाइट। लाइट एक तरह की क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, इस एनर्जी से क्या फायदा है हमें, लाइट एक एनर्जी है जिससे हम देख पाते हैं। लाइट एक एनर्जी होती है विच मेक अस टू सी। ठीक है, लाइट एक एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक ऑर्गन होता है आईज। ठीक है, वो लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, आईज क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। अगर हमारे पास आंख नहीं होगी तो फिर हम उसको लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जिनके पास आंख नहीं होती, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ठीक है,
उनके लिए लाइट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑर्गन ही डिफेक्टिव है, या लाइट के लिए, लाइट को रिसीव करने के लिए वो ऑर्गन ही नहीं है। ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमें क्या करती है, इनेबल करती है, जो हमें देखने के लिए प्रेरित करती है, और उससे किस ऑर्गन से हम देख पाते हैं, आईज से देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ ध्यान दो, क्लियर हो रही है बात, इतनी आपकी बात क्लियर है। लाइट ट्रेवल कैसे करती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ठीक है, तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस में चलती है, वायर में चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है, तो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को चलने के लिए कोई साधन जब चाहिए होता है तो साधन को मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ठीक है, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, तो क्या वो मीडियम है। उसी तरह लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बात। तो मीडियम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, एक तो हम ऐसे बता दें आपको कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो क्यों नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो क्यों नहीं चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लाइट को हम कुछ जगहों पे वेव मानते हैं, लाइट को हम कुछ जगहों पे वेव मानते हैं। देखो बात समझना, अभी मैं वेव और पार्टिकल सारा आपको बता दूंगा कैसे क्या है। लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब यहाँ ध्यान देना, कहीं पे लाइट को हम पार्टिकल मानेंगे, कहीं पे लाइट को हम वेव मानेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात बाद में करेंगे। अभी आप इतना समझो कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाइट एक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है कि ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और भी इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, और भी इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे आपको कैसे समझा रहे हैं कि लाइट जो है वो लाइट को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव को कहते हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती चलने में। ठीक है, बिल्कुल बात सही है आपकी। अच्छा, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ देखो सन है, ठीक है, ये सन है, ये मान लो हमारी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं है, स्पेस है, ठीक है, खाली जगह है, वैक्यूम है। ठीक है, मतलब कुछ भी मीडियम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, न पानी है न हवा है, कुछ भी नहीं है अर्थ और सन के बीच में। तो लाइट, अर्थ से जो लाइट आती है वो सन तक, अर्थ से जो लाइट आती है वो सन तक 8 मिनट 15 सेकेंड में पहुंच जाती है, 8 मिनट 15 सेकेंड में पहुंच जाती है। तो यहां से लाइट चली और यहां अर्थ पे पहुंच गई। ठीक है, इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो भी सन से लाइट अर्थ तक आ जाती है। इसका मतलब है कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, फिर भी लाइट सन से अर्थ तक आ जाती है। तो इस हिसाब से एक ही वेव ऐसी होती है जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको मीडियम नहीं रिक्वायर होता चलने के लिए, इसीलिए लाइट को हम क्या मानते हैं, इसीलिए लाइट को हम मानते हैं, लेकिन लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, ये बात किसने बताई थी, ये बात किसने बताई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? ये बात बताई थी मैक्सवेल ने। किसने बताई थी बेटा? ये बात बताई थी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये बात बताई थी कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ध्यान देना, लाइट के नेचर पे बहुत डिबेट है, बहुत ज़्यादा डिबेट है, उसके लिए हम आपको डिटेल में बता देंगे किसी लेक्चर में। अभी हम बेसिक बातें करते हैं, उसको मैं पूरा फ्रेम करके आपको बता दूंगा, किसने लाइट बताया, किसने वेव बताया, क्या आपके एक्सपेरिमेंट हुए, कैसा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि लाइट, ठीक है, एक एनर्जी है जो हमें देखने के लिए प्रेरित करती है। लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता
नहीं होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और ये बात किसने बताई थी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? ये बात आपके मैक्सवेल ने बताई थी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, लाइट चलती है। अब देखो ध्यान दो, लाइट जो है सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगा देती है। देखो सन से अर्थ की दूरी कितनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, सन से अर्थ की दूरी बहुत ज्यादा है, फिर भी वो 8 मिनट 15 सेकंड में यहाँ पहुंच जा रही है। इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड है लाइट की जो इतनी जल्दी पहुंच जा रही है? तो लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं बेटा? सी से, स्मॉल सी से। स्मॉल सी से लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड डिनोट करते हैं। तो वो अप्रॉक्स 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट है 299 समथिंग समथिंग है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये इसको स्पीड लिमिट भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में इससे ज्यादा की स्पीड से कोई नहीं ट्रेवल करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। इस यूनिवर्स में जो स्पीड लिमिट लगाई है, जैसे आप हाईवे पे चलते हो ना, जैसे आप किसी हाईवे पे जाओगे तो वहां लिखा रहता है स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो उस हाईवे पे चलने के लिए ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा, कैमरे लगे होते हैं, चालान कट जाता है। ठीक है, उसी तरह यूनिवर्स ने भी एक लिमिट लगा रखी है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़, कोई भी चाहे वेव हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ इस स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, ये यूनिवर्स की लगाई गई लिमिट है। और लाइट एक मात्र चीज होती है, लाइट एक मात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो इस स्पीड से ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो बढ़िया है। इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब यहां क्या है समझो। लाइट के बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे दो तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लाइट के बेसिस पे दो तरह के ऑब्जेक्ट क्लासिफाई करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं, उन बेसिस पे। ठीक है, लाइट के इमिशन पे और लाइट के नॉट इमिशन पे ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया है दो पार्ट में। ठीक है, एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, उनको हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, ठीक है, स्टार्स, ये सब क्या है? खुद की लाइट इमिट करते हैं। सन अपनी खुद की लाइट इमिट करता है। ठीक है, अर्थ के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, अर्थ लाइट रिसीव करता है। ठीक है, तो सन क्या हो गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और अर्थ क्या हो गई? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गई। जो लाइट को इमिट करेगा वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो लाइट को इमिट नहीं करेगा वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में? लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, जो लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को अपने अंदर से निकालते हैं, लाइट को जो इमिट करते हैं, ठीक है, उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। डू नॉट इमिट लाइट, डू नॉट इमिट लाइट। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। एक आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे आपका लाइट हो गया, बल्ब, लाइट कह रहा हूँ सॉरी, जैसे आपका बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब। ठीक है,
आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, एलईडी लाइट, बल्ब, सीएफएल, ट्यूब लाइट, ठीक है, ये सब आपके आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब इनको हमने बनाया है, मैन मेड है, और ये लाइट को इमिट करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट तो है, लाइट को तो इमिट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है। और नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट आपका सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके स्टार्स, STAR, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, स्टार्स, TAR, ठीक है, क्लियर है बात। सन हो गया, ठीक है, स्टार हो गए, ये सब आपके क्या है, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये नेचर ने बनाए हैं और ये खुद की लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ गया, ठीक है, जैसे आपका टेबल, ठीक है, चेयर, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है, मून्स, ठीक है, कितने भी मून्स हो गए, किसी किसी के प्लैनेट के एक मून होते हैं, किसी किसी प्लैनेट के एक से ज़्यादा मून होते हैं, तो मून वो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, वो स्टार्स की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जब उन पे लाइट पड़ती है, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे पूरा बल्ब लगा है, एलईडी लगी है, ठीक है, तो इनसे जो लाइट निकल रही है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है। मान लो एलईडी से कोई लाइट निकली, वो टेबल पे पड़ी, ठीक है, तो टेबल ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया मेरी आंखों तक आई, तब मुझे वो टेबल दिख रही है। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल, चेयर, प्लांट्स, ये सब क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। जब भी कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो हमको दिखता है, ठीक है। और ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट में तो लाइट निकल ही रही है बाहर, तो वो लाइट हमारी सीधे आंखों पे आती है, तो हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो कोई भी चीज हमको कब दिखेगी, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, नॉन लुमिनस, लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह है, और नेचुरल में सन, स्टार्स वगैरह है। नॉन लुमिनस के सारे आप आसपास आपके जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे जिसमें से लाइट नहीं निकल रही है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। इतना आप नोट करिए, ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में या होमोजीनियस मीडियम में, मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी सेम होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। लाइट जब चलती है तो लाइट सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। लेकिन कब चलेगी स्ट्रेट लाइन में, जब या तो वो वैक्यूम में हो, मतलब कोई मीडियम ना हो, कोई पार्टिकल ना हो, खाली जगह हो, तो लाइट सीधे ट्रेवल करती है, ठीक है, वैक्यूम में। या तो होमोजीनियस मीडियम हो। होमोजीनियस मीडियम का मतलब ये है, होमोजीनियस मीडियम का मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी सेम हो, मतलब जैसे वाटर है, ठीक है। अब अगर मैंने वाटर में लाइट को एंटर करा दिया तो वाटर की हर जगह डेंसिटी सेम है, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, तो लाइट सीधे चलेगी, ठीक है। अब जैसे हवा है, एयर है, एयर में ऑलमोस्ट हर जगह डेंसिटी सेम रहती है, तो एयर में लाइट एकदम सीधे चलेगी, ठीक है। तो जब तक लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड करना शुरू कर देती है, लाइट अपना पाथ चेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल जरूर करती है, लेकिन जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो या तो वो वैक्यूम में चले, ठीक है, या तो वो
वैक्यूम में चले जहां कोई मीडियम ना हो, जहां कोई डेंसिटी का रोल ना हो, और या तो वो ऐसे मीडियम में चले जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द सेम रहती है, पूरी डेंसिटी सेम रहेगी। तो जब लाइट एक ही मीडियम में चलेगी, एक मीडियम में चलेगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट बेंड करने लगेगी। ठीक है, लाइट बेंड करने लगेगी, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइट हर मीडियम में एकदम स्ट्रेट लाइन ही चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दिया वाटर रख दिया और यहाँ पे एयर है, ठीक है, और लाइट एंटर करेगी, मान लो लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट जब तक एयर में चलेगी तब तक स्ट्रेट चलेगी, उसके बाद जब एयर से वाटर में आएगी तो बेंड कर जाएगी, तो बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी, बेंड कर जाएगी, और बेंड करने के बाद वाटर में जब एंटर होगी तो वाटर में भी सीधा चलेगी। ठीक है, जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, एंटर करते वक्त वो बेंड कर जाती है, और बेंड करने के बाद उसमें ही सीधा चलती है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा लाइट अपनी डायरेक्शन या लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम और होमोजीनियस मीडियम। या तो वैक्यूम में लाइट सीधे चलेगी, या तो होमोजीनियस मीडियम, मतलब एक जैसी डेंसिटी वाला मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और लाइट सीधे चलती है, इसका एविडेंस हमको मिलता है शैडो फॉर्मेशन से। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन से। क्लियर है? ये एविडेंस है लाइट का कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, यहाँ पे मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, बहुत गंदा सा मैं बना हूँ, ठीक है, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, तो गंदा तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी। अब यहाँ कोई बल्ब है, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है स्ट्रेट लाइन में चारों तरफ, ठीक है, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, तो लाइट के पाथ को मैंने रोक दिया, तो यहाँ पे लाइट पहुंच नहीं पाएगी और यहाँ पे मेरी शैडो बन जाएगी, यहाँ पे डल इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके की डार्कनेस हो जाएगी। क्यों डार्कनेस हो जाएगी? क्योंकि मैंने लाइट के पाथ को यहाँ पे रोक दिया है, तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा? डार्कनेस आ जाएगा। और जो पार्टिकल, जो लाइट इधर जा रहे थे, लाइट इधर जा रही थी, इधर यहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगी यहाँ पे उजाला हो जाएगा, नीचे उजाला हो जाएगा, लेकिन इस वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा? एक डार्कनेस आ जाएगी, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, मैंने उसको रोक दिया। जैसे लाइट पीछे से आ रही है, ठीक है, यहाँ पीछे से आ रही है, मैंने इसको रोक दिया, तो सामने क्या बन जाएगी? एक डार्क इमेज बन जाएगी, उसी को हम शैडो कहते हैं। क्लियर है? तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, शैडो फॉर्मेशन से उसका एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो यही इतनी बात और बतानी थी। इसके बाद हम लोग अगला हमारा है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाइट के नेचर पे बहुत ज़्यादा डिबेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिबेट है लाइट के नेचर पे, और इवन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट का एक्चुअल नेचर अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, लाइट का एक्चुअल नेचर, क्लियर, अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है कि जो लाइट को एक ही थ्योरी से डिफाइन कर दे कि लाइट का नेचर क्या होता है। इसीलिए हमारे पास लाइट को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग नेचर हम मानते हैं। ठीक है, कुछ फिनोमिना जो हैं वो वेव मान के हमको एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फिनोमिना है जो तभी एक्सप्लेन होंगे, ठीक है, जो तभी एक्सप्लेन होंगे जब लाइट को हम वेव मानेंगे, और कुछ ऐसे फिनोमिना है जो तभी एक्सप्लेन होंगे जब लाइट को हम पार्टिकल मानेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए हम लाइट के जो है दो नेचर मानते हैं। लाइट को क्या कहते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर, लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। लाइट का दो नेचर होता है। ठीक है, लाइट के दो नेचर हम मानते हैं। तो देखो, लाइट के दो नेचर मानते हैं, कौन कौन से बेटा? पहला है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। दूसरा है पार्टिकल नेचर। क्लियर है? पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, चलो देखो, वेव नेचर है। अब यहाँ ध्यान दो, पहले वेव नेचर की बात कर लेते हैं। पार्टिकल नेचर हालांकि पुराना है, पहले हम पार्टिकल नेचर ही मानते थे, बाद में लोगों ने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और ज़्यादा चीज़ें करी। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं वेव नेचर होगा, कुछ लोगों ने बताया पार्टिकल नेचर होगा। फिर बाद में ये हुआ कि भाई कुछ चीज़ें तो वेव से डिफाइंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें पार्टिकल से डिफाइंड हो रही हैं, इसलिए हम दोनों मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले वेव नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले वेव नेचर को वेव नेचर का मतलब कहते हैं, पहले समझ लो। वेव नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट एक वेव के फॉर्म में होती है। लाइट का नेचर कहता है वेव नेचर होता है। जैसे वेव होती, पानी में आप पत्थर मार दो तो वेव बन जाती हैं, ठीक है, लहरें बनती हैं।
ठीक है। तो लाइट उस तरह से चलती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर शो करती है, मतलब जब लाइट चलती है तो वेव की तरह चलती है, इस तरह से। ठीक है, लाइट वेव की तरह से चलती है। तो इस बात को सबसे पहले इस बात को किसने बताया था? सबसे पहले इस बात को बताया था हाइगन ने। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले इस बात को हाइगन ने बताया था, क्रिश्चियन हाइगन। ठीक है, हाइगन ने इसको 1678 के आसपास, ठीक है, 78 के आसपास ये बताया था कि लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। इनकी और भी थ्योरी थी, इनकी थ्योरी पे ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस के बाहर है। हालांकि इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स में एक तरह का मीडियम फैला होता है, उसको लुमिनस ईथर कहते हैं। ठीक है, उसी इमेजिनरी मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। बाद में ऐसा कोई मीडियम मिला नहीं तो इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, वो 12th की बातें हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि पहला जो व्यक्ति था, पहला जो आदमी था जिसने ये बताया कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, वो हाइगन थे। ठीक है, हाइगन ने सबसे पहले बताया कि लाइट जो है वो वेव की तरह चलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे आदमी जो आए वो आए यंग्स। ठीक है, वो आए आपके यंग्स। ठीक है, इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बहुत बेहतरीन, समझ लो कि ये एक्सपेरिमेंट, ये एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में, जिसने पूरी की पूरी कह सकते हो कि फिजिक्स को चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब आप 12th में जाओगे डिटेल में पढ़ोगे, आज भी इस पे बहुत डिस्कशन होता है, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यंग्स ने ये प्रूव कर दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यंग्स ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। हाइगन ने तो बस थ्योरी दी थी, हाइगन ने तो माना था, थ्योरी दी थी कि लाइट का वेव नेचर होगा। इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने प्रूफ कर दिया कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया। आ रही बात समझ में? उसके बाद जो मेन आदमी आए, और देखो इनके बीच में भी और लोग आए, लेकिन हम छोटे मोटे उसकी बात नहीं कर रहे, हम मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मैक्सवेल आए। ठीक है, मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस वगैरह से ये बताया कि लाइट का वेव नेचर तो होता है, लेकिन लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रो किस तरह, देखो आप समझो, लाइट जो है, इन्होंने बता दिया यंग्स ने कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है, लेकिन वेव तो कई तरह की होती है ना, ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले ये बताया कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये मैक्सवेल ने बताया था। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? तो लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक वेव। वो भी कौन सी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की तरह। ठीक है, तो लाइट का वेव नेचर आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने जो है देखा कि लाइट का वेव नेचर को सबसे पहले किसने बताया? हाइगन ने बताया, लेकिन इनकी थ्योरी बाद में डिस्कार्ड हो गई क्योंकि प्रूव नहीं हो पाई। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, कि कंफर्म कर दिया कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल ने बताया कि वेव नेचर तो होता ही है, लेकिन वेव नेचर में भी किस तरह की वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसके बाद पार्टिकल नेचर पे आ जाते हैं कि पार्टिकल नेचर का मतलब यह है कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। जैसे एटम्स किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। और सॉरी, एटम कह रहा हूँ, कोई भी मैटर किस चीज से बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक है, तो एटम एक पार्टिकल है। क्लियर है? उसी तरह पार्टिकल नेचर में भी ये माना गया कि लाइट भी किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होती है, लाइट भी किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ देखना, इतिहास में, फिजिक्स के इतिहास में, लाइट के इतिहास में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन चली, बहुत ज़्यादा कह सकते हो खींचतान चली। कुछ लोगों को कहना था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, कुछ लोगों को कहना था, कुछ साइंटिस्टों को कहना था कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में चलती है। बहुत खींचातानी थी।
तो आपकी पूरी जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग पार्टिकल की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग वेव की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ लोग वेव के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें पार्टिकल में हर्ट्स वगैरह भी थे जिन्होंने पार्टिकल के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे लोग थे, प्लैंक थे, हर्ट्स थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप 10th में हैं। तो हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि लाइट जो है, लाइट मेड अप ऑफ पार्टिकल, लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, अब पार्टिकल कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बस इतना आप जानिए कि पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में बनी होती है और ये पार्टिकल के फॉर्म में चलती भी है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे न्यूटन। हर जगह आपको न्यूटन मिलेगा, बहुत बेहतरीन आदमी है ये। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई ऐसी ऑलमोस्ट उस समय की कोई ऐसी फील्ड नहीं रही होगी जहां न्यूटन ने अपना हाथ नहीं डाला हो। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से प्रूव भी किया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं इनके, बहुत सारे थ्योरीज भी हैं, बहुत सारी प्रूविंग भी हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्लियर है बात? कॉर्पस्कुलर एक पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा था। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर देखो यह पार्टिकल का नाम है, ये पार्टिकल का नाम है। पार्टिकल का क्या है, ये नेम है, ये पार्टिकल का नेम है। ठीक है, न्यूटन ने अपनी एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कहना ये था इनका कि जैसे कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बल्ब है, सन है, ठीक है, कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने अंदर से पार्टिकल के गुच्छे निकालता है, बहुत सारे। मतलब जैसे बल्ब है, ये अब बल्ब जल रहा है तो रोशनी आगे की तरफ जा रही है, तो ये जो रोशनी है वो पार्टिकल के फॉर्म में निकलती है। एकदम भर भर के पार्टिकल बल्ब से या सन से निकलते हैं और पूरी चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझा दूं मैं आपको। मान लो ये सन है, सन यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, सन से लाइट निकल रही है, तो ये इस सन से जब लाइट निकलती है तो इस सन से सन एक बार में बहुत ज़्यादा, ट्रिलियंस, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो अपने अंदर से बाहर निकालता है। तो ये चारों तरफ पार्टिकल क्या करते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल जहाँ जाके टकराते हैं वहाँ पे रोशनी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह बल्ब का सिनेरियो है। मान लो ये बल्ब है, ठीक है, मान लो ये एक बल्ब है, बल्ब से लाइट बाहर निकल रही है और ये लाइट जाके जहाँ दीवारों वगैरह पे पड़ती है वहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे रोशनी कर देती है। ठीक है, ये पार्टिकल जब ये बल्ब से, इनका कहना था, न्यूटन का कहना था कि कोई भी जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर से ढेर सारे पार्टिकल कॉर्पस्कुलर बाहर निकलते हैं। कॉर्पस्कुलर मतलब पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल का नाम है। ढेर सारे कॉर्पस्कुलर बाहर निकलते हैं इकट्ठा एकदम झुंड में चारों तरफ, और जहाँ जाके टकरा जाते हैं वहाँ एनर्जी इमिट कर देते हैं, वहाँ एनर्जी इमिट करते हैं, तो वहाँ पे रोशनी हो जाती है। एनर्जी की वजह से वहाँ क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। क्लियर है? तो इस थ्योरी से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपका क्लियर हो गया था। न्यूटन ने जब कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी तो इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया था। ठीक है, तो ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ चीज़ें न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए इनकी थ्योरी को भी बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई। ठीक है, तो पहले व्यक्ति थे न्यूटन जिन्होंने, और भी लोग थे लेकिन पहले प्रोमिनेंट आदमी थे, जो बहुत फेमस आदमी थे, जिन्होंने काफ़ी जो है सॉलिड चीज़ दी थी, वो पहले थे न्यूटन। ठीक है, और इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, और इन्होंने सबसे पहले ये माना था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल के फॉर्म में होती है। दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को पार्टिकल माना वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, लाइट को पार्टिकल माना। ठीक है, इनके पार्टिकल मानने से पहले और लोगों ने, ठीक है, क्वांटम वगैरह का कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब आप क्वांटम वगैरह नहीं जानोगे तो उसको छोड़ दो, बस इतना जानो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी लाइट को पार्टिकल नेचर माना था, और इन्होंने जो पार्टिकल यूज़ किया था उसका नाम था फोटोन। ठीक है, फोटोन लाइट के पार्टिकल को कहते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, फोटोन जो है वो पार्टिकल ऑफ लाइट का नाम है। तो आइंस्टाइन ने फोटोन का यूज़ किया था, हालांकि फोटोन को किसी और ने एक्सप्लेन किया था। क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट आया था, फोटोन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो वो प्लैंक ने दिया था। ठीक है, प्लैंक ने दिया था, और उसी का यूज़ करके
आइंस्टाइन ने फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज करके ये बताया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत फेमस है, बहुत मतलब कि बहुत भारी एक्सपेरिमेंट है। उसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इतना तगड़ा एक्सपेरिमेंट था, इतना तगड़ा एक्सपेरिमेंट था कि लोगों को ये मानना पड़ गया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जो कि 1801 में हुआ था, ठीक है, और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट से, ये भी एक्सपेरिमेंट है ना, ये भी क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट से मजबूरन सबको ये मानना पड़ गया कि लाइट के दो नेचर होते हैं। ये भी झूठ नहीं बोल रहे थे, इनका भी एक्सपेरिमेंट 100% सही था, इनका भी एक्सपेरिमेंट 100% सही था। इसीलिए लाइट का नेचर कैसा माना गया, डुअल नेचर माना गया। इसीलिए लाइट का नेचर कैसा माना गया बेटा, डुअल नेचर माना गया। क्लियर हो रही है बात। इन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट थे कि कोई उनको झुठला नहीं सकता था। इसीलिए लाइट का नेचर कैसा मान लिया गया, दोनों नेचर मान लिया गया। लाइट वेव नेचर भी शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ठीक है, कुछ चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाती हैं, कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो जाती है। जैसे मान लो कि ये इंटरफेरेंस, अभी आप नाम याद रख लो, डिटेल में मत जाओ। ठीक है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, या आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और एक है इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, बस इतना ही लिख लो, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, ये सब। ठीक है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सब। हाँ, डिफ्रैक्शन एक याद आ गया, अभी याद नहीं आ रहा था, डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये तीन एक्सपेरिमेंट ऐसे थे, ये तीन एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो तभी एक्सप्लेन होते थे, बस आप नाम याद रख लो, जो तभी एक्सप्लेन होते थे जब लाइट को हम वेव नेचर मानेंगे, जब लाइट को हम वेव नेचर मानेंगे। ठीक है, और कुछ प्रोसेस ऐसे थे, कुछ फिनोमिना ऐसे थे, ठीक है, कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो लाइट को पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन हो पा रहे थे। जैसे देखो, शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कुछ ये ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसे ये प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमको जब तक हम पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे लाइट का तो ये एक्सप्लेन नहीं होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं लाइट की हेल्प से। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दूसरे मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, या कोई भी मेटल ले लो, उनके इलेक्ट्रॉन को लाइट की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है हमें, मैंने बस आपको नाम बता दिया। तो ये आपको पूरा मैंने डुअल नेचर ऑफ लाइट बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा भी। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया ये मैक्स टू मैक्स, ये 200% है। ठीक है, इससे 1%, आधा % भी आपको एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं है 10th के बेसिस पे। ठीक है, बाकी 12th में बहुत वास्ट चीज़ है ये। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। नेचर ऑफ लाइट दो तरह का माना गया है, डुअल नेचर माना गया है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर में लाइट को वेव मानते हैं, कौन सी वेव मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं लाइट को। ठीक है, पार्टिकल नेचर में हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं, लाइट जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल होती है। ठीक है, उसी पार्टिकल का नाम न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर रखा था, और इसी पार्टिकल का नाम आइंस्टाइन ने फोटोन नाम से यूज किया था। ठीक है, फोटोन हालांकि नाम किसी और ने दिया था, तो इसी पार्टिकल के नाम को फोटोन भी कहा गया। उसके बाद वेव नेचर में 3 लोग बहुत प्रोमिनेंट थे। हाइगन सबसे पहले इन्होंने बताया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। ये फर्स्ट आदमी थे, फर्स्ट पर्सन था जिसने ये बात बताई कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर माना था। ठीक है, जो हाइगन ने माना था वेव नेचर होता है, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा था कि लाइट का कैसा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। ठीक है, तो हाइगन की मानी हुई बात को यंग्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। ठीक है, कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल ने कहा वेव नेचर मतलब कौन सी वेव, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सी वेव, तो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसके बाद पार्टिकल नेचर में आप जान ही रहे हो, न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन की, उसका नाम रखा कॉर्पस्कुलर। उन्होंने भी अपनी चीज़ें बताई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह एक्सप्लेन किए।
फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि इतना प्रोमिनेंट था कि लोगों को मानना पड़ गया कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। तो ये ऑल अबाउट डुअल नेचर ऑफ लाइट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स के लेक्चर भी आगे बढ़ाएंगे, आपको कंटिन्यू फिजिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे मैथ में कुछ नहीं छूट रहा है, वैसे फिजिक्स में भी कुछ नहीं छूटेगा। आपको आपकी ज़रूरत से 5% मैं ज़्यादा ही बताऊंगा, ताकि बोर्ड में कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है, सीबीएसई, जिससे बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहाँ पे सबको देता चल रहा हूँ, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको चाहिए, ठीक है, ताकि आप वो 2% 5% जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर पाओ, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।